दोस्तों, जब मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ पे आर्य और अनार्य लोगों में बहुत फ़र्क है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आर्य कहाँ से आए, तुम बताओ। और ये भी कहते हैं कि आर्य अगर बाहर से आए तो आर्य भी कहाँ से जन्मे होंगे, वो तो आदिवासियों की संतान होंगे ना। इनका यह सवाल होता है। दोस्तों, मैं आदिवासियों की संतानों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस आदिवासी संस्कृति सभ्यता को दबाने वाले समाज की बात कर रहा हूँ। और इस दबाने वाले समाज के लिस्ट में पहला नाम आता है आर्य। जी हाँ दोस्तों, यह आर्य लोग, इन लोगों ने जब यहाँ पे आक्रमण किया या आगमन किया, तब यहाँ की जो मूल सभ्यता थी, जब यहाँ का मूल इतिहास था, जब यहाँ की मूल जनजाति थी, उन जनजातियों को तहस नहस करने का कार्य किया। और यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस अब हमारे पास मौजूद है। ये एविडेंस ये बताते हैं कि आर्यों का आगमन कब हुआ और यह कहाँ से आए, और यह आने के बाद इन्होंने यहाँ पे जब आक्रमण किया तब ये किन लोगों पे आक्रमण किया और वो कौन राजा थे जिनकी सत्ता इन्होंने स्थापित कर ली। बहुत सारे सवाल तो आपके दिमाग में होंगे ही, वैसे सवाल मेरे दिमाग में थे जब मैंने पुराने किताबों को खोजा। जब ऐसे कुछ किताब है जो 2006 1990 में या मेरे ख्याल से 1978 में या उससे भी पहले 1931 में भी किताबें जो निकली थी, वो किताबें किसी न किसी षड्यंत्र से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। मेरे भी कुछ इतिहासकार दोस्त थे, उनसे मैंने वो किताबें झेरॉक्स करके मंगवा ली है। और उन किताबों में इतना बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ का मूल निवासी आदमी क्या था। यहाँ का मूल निवासी आदमी यहाँ के राजा थे, यहाँ के मालिक थे। लेकिन दोस्तों, कुछ कालांतर में अलग संस्कृति का प्रभाव आता गया और 4 वर्णों में इंसानों को बांटा गया और यहाँ पे मूल निवासी संस्कृति को ख़त्म करने का काम हुआ। दोस्तों, ये मैं अपने मन से नहीं तो किताबों से बोल रहा हूँ। और दोस्तों, इसके ऊपर अगर बोला जाए तो यहाँ पे अगर सभी राजा थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ और आज भी बताऊँगा कि यहाँ पे गोंडवाना लैंड मौजूद था। बताया जाता है गोंडी साहित्य के अनुसार कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्मदा घाटी के यानी किनारों के जो गुहा है, उस गुहा में ज़्यादा से ज़्यादा आदिम लोगों के यानी गोंड लोगों के तैल चित्रलिपि वहाँ पे मिली है। इसका अर्थ यह होता है कि नर्मदा घाटी के जो आसपास बसे हुए इलाका जो गोंड समुदाय का इलाका था। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जैसे नर्मदा आज की नर्मदा है, उसको नर्मदा कहा जाता है। पैनगंगा, वैनगंगा, अपने नदियों का नाम सुना है, वो भी नदियाँ गोइतुर के नामों से है। जैसे कि मैं हमेशा मेरे वीडियो में बताता हूँ, पेन यानी मरने के बाद और वेन यानी जिंदा रहते तब। इससे ही गोंडी पाटों में जो हजारों सालों के गोंडी पाटे हैं, उसमें पेन गंगा और वेन गंगा का नाम आता है। इसको गोंडी में कहा जाता है पेन गोदा और वेन गोदा। और ऐसे बहुत सारे नदियों के वहाँ पे नाम लिखे और उस नदियों के नाम से, गोंडी पाटों के संग्रह से और हमारे इतिहासकारों के किताबों से आज का वीडियो आपके सामने हाजिर है। और ये वीडियो आपको इसलिए पूरा देखना है क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल में ये कहा था कि आर्य यहाँ से आए, आर्य वहाँ से आए। तो आर्य आए कहाँ से और आर्यों ने आक्रमण किया किस पे, ये आज के वीडियो में पूरा जानिए। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाप्रीत इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक महान इतिहासकार लक्ष्मी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि यहाँ पे नर्मदा घाटी में जो भी सभ्यताएं मिली है, जिसका संशोधन हुआ है, जिसका अभ्यास हुआ है, उसमें वह गोंड सभ्यता थी। यानी इसका अर्थ यह है कि आर्यों के आगमन के पूर्व, यहाँ पे लक्ष्मी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि आर्यों के आगमन के पूर्व यहाँ पे गोंड लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो संस्कृति बसाई थी और उनके यह बहुत प्रमुख शहर थे। और जब इनकी जो गोंडी भाषा बोली जाती है, जो मैं कोया भाषा कहता हूँ, वो भाषा भी द्रविड़ी भाषा में आती है। द्रविड़ के समूह में गोंड समुदाय सबसे उच्च स्तर में आता है और यह द्रविड़ समुदाय तब तक हरा भरा था, तब तक सुखमय था और तब तक इनके बर्तन भी सोने के रहते थे, इनके सिक्के भी हीरे मानिक की चलते थे। और उस समय में जब आर्यों का आगमन हुआ, तभी से इस संस्कृति का पतन हुआ है। इतिहासकार लक्ष्मी प्रसाद मिश्र यह कहते हैं। वैसे ही अजय राजूरकर बहुत बड़े संशोधनकार और इतिहासकार माने जाते हैं। अजय राजूरकर साहब कहते हैं कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए
अभी ये कैसे आए? मध्य एशिया में कुछ कारण, कुछ विपदा के वजह से उनको अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा और उनका राजा था इंद्र, और इंद्र की वजह से इस बहुत घाटी, पर्वत, नदी, नाले को पार कर कर ये लोग हमारे एरिया में आए। आने के बाद इनका जो संघर्ष हुआ यहाँ के गोंड लोगों से हुआ। अभी आप कहोगे कि हर समय आप गोंड ही बताते हो, ज़्यादा यहाँ पे गोंड लोगों का संघर्ष यहाँ पे बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि गोंड लोगों का संघर्ष जब होता था तब यह लोग जो आर्य लोग हैं, तब ये अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन राजाओं के पास जाते थे। इन राजाओं के पास जाने के बाद राजा इनका धर्म तो स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन राजाओं की एक बहुत बड़ी उदारता थी कि किसी मेहमान को वो खाली हाथ नहीं जाने देते थे, और उनके राजपत्र में इनका उल्लेख आता था। और यह आज वो राजपत्र लेकर वो आज के इतिहास में दिखाना चाहते हैं कि हमारे ये राजपत्र व्यवहार थे। हालांकि ये लोग वहाँ पे सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं, और उनके राजपत्र जो थे, जो राजाओं ने दिए हैं, उस राजपत्र को संभाल के रखकर इन लोगों ने एक नया इतिहास बनाने की कोशिश की है। जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब सिंधु घाटी सभ्यता पे इन लोगों ने आक्रमण किया, और इन लोगों ने आक्रमण करने के बाद इस सभ्यता को तहस नहस करने के बाद अपनी एक सत्ता स्थापित की। और हम यही भी जानते हैं कि मोहनजोदारो, हड़प्पा संस्कृति का जो प्रलय में, आक्रमण में जो इसका हनन हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं। जब इंद्र ने यहाँ पे सत्ता स्थापित की, तब उन्होंने यहाँ के उपजाऊ जमीनों को देखा, उन्होंने यहाँ के संस्कृति और सभ्यताओं को देखा, और उन्होंने एक नया आविष्कार किया भगवानों का, पाखंडों का, और वही आविष्कार आज तक हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इन लोगों ने जिस क्षेत्रों पे यहाँ पे आक्रमण किया है, उस क्षेत्रों का नाम इस प्रकार है: कोंदारकोट यानी कंदाहार, कोंदाबोल यानी काबुल, हरवाकोट यानी हरुयपिया, मुरवाकोट यानी मुरवीदियों, कोयली बेड़ा यानी कालीबंगा, ये कुवई या कोया गंड लातोर, बीड़ गंड लातोर, मीन गंड लातोर, नाग गंड लातोर आदि राजाओं को मार भगाकर उनका वर्चस्व लूट लिया। कुछ कालावधि तक वहां स्थिर होकर उनके अगस्त्य ऋषि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने मिलकर ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की। यानी आप ये जान सकते हो कि जब इनका आक्रमण हुआ, जब यहाँ के नागवंशीय यानी गोंड राजाओं का पराक्रम करने के बाद, वो वहाँ पे सत्ता स्थापित करने के बाद, उनके लोगों ने अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा ने ऋग्वेद की रचना की। और इसीलिए ऋग्वेद के बहुत ऐसे श्लोक हैं जिसमें गोंड जाति, द्रविड़ जाति, संथाल जाति या आदिवासी जातियों का ज़्यादा से ज़्यादा उल्लेख है असुर के नाम से। दोस्तों, यह जानकारी इस किताब से ली गई है, जिस किताब का नाम है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। आचार्य मोतीराम कंगाली जी द्वारा लिखित यह किताब है, और यह किताब में ऐसे बहुत सारे रहस्यों का खुलासा किया गया है, जो रहस्य हमारे लिए एक साधारण मिथ्या इतिहास था। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि भगवान ही सब कुछ है, और भगवान नहीं। फिर भी मुझे एक सवाल आता था कि भगवान अगर सब कुछ है, और हम जो सीरियलों में, किताबों में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण लोग ही सब कुछ है, तो फिर एक काला और एक गोरा क्यों? क्या यहाँ पे कुछ जनजातियाँ नहीं थी? किसी वेदों पुराण में अगर किसी आक्रमण का उल्लेख आता है, तो जीतने वाले, असुर दानवों को मारने वाले राजाओं की प्रशंसा होती है, लेकिन जो असुर दानव मरते हैं, क्या उनकी एक जीवनी नहीं थी? क्या उनका जीवन नहीं था? ऐसे बहुत सारे सवाल, और इस सवाल की जिज्ञासा मुझे यहाँ तक ले आई है। और दोस्तों, आज से सीरीज के मार्फत, यानी पार्ट के मार्फत आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा कि गोंडवाना यानी आदिवासी का अस्तित्व यहाँ पे कब से था और कब तक है, और इसका इतिहास क्या कहता है। दोस्तों, यह पार्ट है, और आगे भी इसके पार्ट मिलते रहेंगे, और मैं 1 बाय 1 सभी पार्ट यहाँ पे पोस्ट करूँगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी इसलिए दबाएं क्योंकि मेरा जो नया वीडियो आएगा वो सीधा आपको पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।